5 दिन की यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। आज दूसरे दिन गोरखपुर में चल रहे हैं आरएसएस का वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम। संघ प्रमुख हुए शामिल। आज अपने गृह जनपद गोरखपुर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम कल गोरखपुर के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ करने वाले हैं बैठक। गोरखपुर में सीएम योगी की मोहन भागवत से आज रात या कल हो सकती है मुलाकात ऐसे समय जब बीते दिनों यूपी में बुरी तरह हार चुकी है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई अहम बैठक। सभी एडीजी, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर हुए शामिल। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू ने मुख्यमंत्री से बात करके लगाई मदद की गुहार। कहा सीएम साहब सूख रही है आगरा की धरती, विकराल रूप ले रहा है पानी की समस्या। अलग अलग शहरों में आग का तांडव। गाजियाबाद में मकान में भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बहराइच और अमरोहा में दिखा आग का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ गोंडा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। गोंडा से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की महिला की मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने जबरन बदलवाई तहरीर। मृतका के भाई ने हत्या का लगाया है आरोप। मामला थाना धानेपुर के सुकल गांव की ये पूरी घटना। मृतका के भाई ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने तहरीर को बदलवाया है। गोंडा से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने जबरन बदलवाई तहरीर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा है। कल जब मैं अपने घर था तो मेरी बहन जो है मधु मिश्रा जिसका नाम है, उसको कल वहाँ से फ़ोन आया। उनकी ननद ने फ़ोन किया, हमारी बहन की ननद ने फ़ोन किया, जो कि सोनम मिश्रा नाम है जिनका। फ़ोन किया कि आपकी बहन एक्सपायर हो गई, उनको झटका है, वो एक्सपायर हो गई। हमने पूछा क्या कैसे कारण हुआ, तो नहीं बताई। घर जाकर जब देखा तो हमारी बहन की शरीर पर बहुत चोटों के, पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। जो आँख है उसमें डार्क सर्कल था पूरा, और पूरे शरीर की जांच हुई तो उसमें दिखाया गया वीडियोग्राफी में, पूरे शरीर पर नीले निशान थे पूरे। उन्हें इनकी जो ननद हैं सोनम मिश्रा, और जो हमारी बहन की सास हैं विनय कुमारी, और इनके जो जेठ थे हमारी बहन के विजयपाल मिश्रा, इन तीनों ने मिलकर मार दिया है। और कहीं कहीं हमको लगता है कि हमारे जो बहनोई हैं उनका भी हाथ है इसमें। हमसे कल एक दरोगा जी थे, जिनका नाम तो मुझे क्लियर याद नहीं है, उन्होंने जैसा हमसे लिखवाया हमने लिख दिया। खबर औरैया से आपको बता रहे हैं, सराहनीय कार्य के लिए थाना अध्यक्ष सम्मानित। कुदरकोट थाना अध्यक्ष पूजा सोलंकी सम्मानित। एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने सम्मान किया है। मुख्यालय द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने दिया पत्र। महिला उप निरीक्षक ने वाहन चोरों पर की कार्रवाई। नाबालिग अपहृत को सकुशल किया था बरामद। मुख्यालय द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र को भी दिया है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने यह पत्र दिया है। महिला उप निरीक्षक ने वाहन चोरों पर की कार्रवाई। नाबालिग अपहरण को सकुशल बरामद किया। अपहरणकर्ताओं को जेल भेजने की सराहनीय कार्य। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, चांदनी चौक में लगी भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद।
आसपास की कई इमारतों को खाली कराया गया। धुएं के कारण सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग। ये वो तस्वीरें हैं चांदनी चौक की, जहां पर भीषण आग लगी है, जिससे अगल बगल जो मौजूद और दुकानें हैं उन्हें भी अपनी जद में ले लिया है। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दिल्ली से। प्रवीण, क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी फिलहाल की स्थिति वहां की क्या है? जी मैं बता दूं आपको, जो कारण है वो तो अभी साफ तौर से साफ नहीं हो पाए हैं। अभी दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस दोनों ही जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो आग लगी है, ये इस आग लगने के पीछे का जो कारण है वो अभी साफ तौर से ना तो दिल्ली पुलिस बता रही है और ना ही फायर दमकल विभाग बताने के लिए तैयार है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसका एड्रेस हमारे पास आ चुका है। 1580/81 मंडावली कटियार नया सदर बाजार चांदनी चौक में ये आग लगी थी। अभी तक यहाँ पर टोटल 14 दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है और पुलिस विभाग और जो बाकी के फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका। कानपुर में तैनात रहे आरटीओ के अधिकारी पर कानपुर के एंटी करप्शन टीम ने की नज़र पड़ी तो एआरटीओ ललित कुमार पर जांच शुरू हो गई है। कानपुर में तैनाती के दौरान एआरटीओ ललित कुमार पर 2020 में जांच शुरू हुई। ये 3 साल 9 महीने का लंबा समय बीतने के बाद 11 जून 2024 को कानपुर एंटी करप्शन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। एआरटीओ ललित कुमार वर्तमान समय में आगरा में तैनात है। एंटी करप्शन टीम ने कानपुर से लेकर आगरा तक जांच पड़ताल की तो ललित कुमार के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी हुई। ललित कुमार ने कानपुर में तैनाती के दौरान करोड़ों रुपए की भूमि अर्जित कर ली। ललित कुमार के खिलाफ जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट लखनऊ एंटी करप्शन टीम को भेजी जाएगी। उसके बाद तय होगा कि ललित कुमार पर किस तरह की कार्रवाई होगी। अधिक संपत्ति के मामले में कानपुर के एआरटीओ का नाम सामने आया तो 2020 में उसके ऊपर एक जांच शुरू हो गई। कानपुर के ही एंटी करप्शन टीम ने आरटीओ के अधिकारी ललित कुमार पर जांच शुरू की। 2020 में शुरू हुई इस जांच में लगभग 3 साल 9 महीने का समय लगा और 11 तारीख को ललित कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अधिकारियों ने जांच पर पाया कि ललित कुमार की आय से अधिक संपत्ति होने के चलते तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो उन्होंने अपने नौकरी के कार्यकाल में एकत्रित किए हैं। ऐसे में अब कानपुर के एंटी करप्शन टीम ने जांच पूरी कर ली है और इस जांच को लखनऊ भेजा जाएगा। जांच भेजे जाने के बाद ही ये तय होगा कि एआरटीओ ललित कुमार पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। 2020 में ललित कुमार कानपुर में तैनात थे, इस वक्त वो आगरा में तैनात है। हालांकि यूपी में कितनी जगह उन्होंने संपत्ति बनाई है इसकी जानकारी एंटी करप्शन की टीम कर रही है। कानपुर समेत आगरा में इनके पास कई ऐसी संपत्तियां मिली हैं जो आय से अधिक होने को दर्शाती हैं। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज़ इंडिया। और सीधे आपको हरियाणा ले चलते हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
का उन्होंने नहीं लिया। 10 वर्षों के अंदर अगर उन्होंने बात की कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, वो स्वच्छ भी नहीं हुई। उन्होंने तो उसके नाम के ऊपर वोट लिया था कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, परंतु जो स्थिति 2014 में थी वही स्थिति 2024 में है दिल्ली सरकार के अंदर। और जहां पर उनके पानी के कलेक्ट करने का संसाधन है, कोर्ट ने उनको ये भी कहा है कि आप जो व्यवस्थाएं हैं उसको खड़ी करें, कम से कम उसकी भी सफाई करें, उसको भी देखें। लोगों को पानी कहाँ से आना है? पानी तो हम हरियाणा, जितना पानी हमारे साथ MOU साइन हुआ है उस पानी को स्वाया करका दे रहे हैं। और उस बात को आज टिल डेट आज भी हम जो दिल्ली को पानी जा रहा है वो पानी पूरा हमारी तरफ से जा रहा है, पानी कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी व्यवस्था का, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वो डेवलप नहीं कर पाए। उनको अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी तरफ देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही मैं उनको सलाह दूंगा, क्योंकि आज तो हम एक अच्छा काम हरियाणा के लिए हुआ है और आपने इस बात को बीच में ले आए हैं, क्योंकि मैंने जवाब देना पड़ा है। फिर इसका नहीं, देखिए धीरे धीरे वो जब ही आगे बात बढ़ेगी उसके अंदर आपको जरूर बता दिया जाएगा। रास्ता बंद हुआ था जिसके कारण काफी कई गांवों के किसान धरने पर बैठे, जो आज भी धरने पर बैठे हैं पिछले साल। नहीं, मेरी बातचीत हो गई है उनसे बातचीत हो गई है। डीजीसीए के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है सर उसमें, और कब तक मान के चले कि ये फ्लाइट्स वो अभी आपको बताया है ना, जुलाई तक उसको हम और प्रयास करेंगे कि जल्दी वो हमें मिल जाए, परंतु उस समय उसके अंदर उनकी फॉर्मेलिटीज़ में लगता है। और फिर यहाँ पर भी 20 तारीख को मेरा एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस के कार्यक्रम हैं, वो करके उसके बाद और गति उसकी तेज हो जाएगी। और आज MOU भी साइन हो गया है और जल्दी ही वो लाइसेंस भी आ जाएगा और वहाँ से जो हमारे नेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ान भरना शुरू करेंगे। धन्यवाद सम्मेलन जो वहाँ से हुए हैं आपके, पूरे जिलों में चलेंगे या कैसे? नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर चलेंगे, हर जिला के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बड़ी ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया है। पहली बार है कि 10 वर्षों में देश ने एक विकास की नई गति, रफ्तार भी पकड़ी है, जिसकी आम आदमी भी चर्चा करता है। परंतु कांग्रेस ने ऐसा लगातार झूठ बोलते हैं। हमने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगाह किया है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस कोई भी झूठ बोले उसके लिए हमें सचेत रहना है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस गति से काम देश के अंदर करना चाहिए था, लोग उससे मजबूर रहे हैं, उनको वो गति नहीं मिली है, वो सुविधा नहीं मिल पाई है। कांग्रेस के समय के अंदर लंबे समय तक देश के ऊपर 60 साल तक शासन किया। 60 सालों के अंदर अपने काम के ऊपर उन्होंने वोट मांगनी चाहिए, ना कि झूठ के बल के ऊपर वोट मांगनी चाहिए। मैं ये कहना भी चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं को कि इस झूठ को त्यागे। कब तक झूठ बोलेंगे? एक लिमिट होती है झूठ बोलने की, लोग समझ जाएंगे। वो झूठ राजस्थान में बोले थे, साफ कर दिए। हिमाचल में बोले थे, साफ हो जाएंगे। आप देखना, साफ हो जाएंगे। और ये झूठ लंबा नहीं चलता। और अब कार्यकर्ताओं को हमने इस बात को सचेत किया है कि कांग्रेस उसकी तैयारी रखी है पहले भी, कौन सा ये झूठ लेकर के आएंगे, क्योंकि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं बचा स्वयं झूठ के। झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है और उसको परोसते हैं। ये नया झूठ कौन सा, उसका नैरेटिव सेट करते हैं, उस बात को भी हमने इसी के ऊपर ही हमें भी सर्च करना पड़ेगा। हमने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस कौन सा झूठ लेकर के आएगी, उस बात को लेकर के हम सचेत रहें और उसका सामना करें। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सुनेंगे, सभी मंत्री भी सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे। तो यहाँ पर आप हरियाणा के CM को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ ये जवाब दिया, जिस पर आरोप लगातार आप आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से लगा रही है कि हरियाणा में
तय जो हुआ है वो पानी नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने उन सब बातों को निकाला कि जो MOU हमारे और दिल्ली के बीच साइन हुआ है उतना पानी उन्हें हम दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सही, नीट घोटाले की लड़ाई रंग लेकर आई। क्या पुलिस में भी आउटसोर्सिंग की तैयारी? आना पड़ा है सरकारी नौकरियों पर संकट भारी। नौकरी और पढ़ाई जारी है लड़ाई। देखिए रात 8 बजे मंथन में दुर्गेन चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर फल एवं सब्जी मंडी के जांच हेतु 24 नमूने संग्रहित किए जाने से फल एवं सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। लखनऊ आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में फल एवं सब्जी को पकाने व रंगने का उपयोग किए जा रहे सिंथेटिक रंग व हानिकारक पेस्टिसाइड्स की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर आज फर्रुखाबाद के सहायक आयुक्त खास सैयद शाह नवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र रावत, अरुण कुमार मिश्रा व आशीष कुमार वर्मा द्वारा सुल्तानपुर स्थित मंडी में 24 नमूनों की जांच के लिए संग्रहित किए गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती किए गए। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। देश और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ मजाक है। सांसद संजय सिंह ने वीडियो के माध्यम से कहा कि यूपी में इससे पहले पुलिस भर्ती पेपर लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। अब इसकी जाँच चल रही थी कि अब ठेके पर पुलिस की भर्ती होने वाली है। संजय सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ जैसा मजाक किया जा रहा है वैसा गुजरात में भी किया गया था। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस की भर्ती की जाती है। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांग बोर्ड की खामियां दूर करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग बोर्ड ने पैर से दिव्यांग का ऑनलाइन आंख का प्रमाण पत्र बनाकर दिया है। बहुत से दिव्यांग जन के प्रमाण पत्र में दिव्यांगता दर्ज नहीं है। जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि रह गई है उनमें सुधार का विकल्प खत्म कर दिया जाए। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में गलतियों के सुधार के लिए दिव्यांग बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांग बोर्ड की समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। जो दिव्यांग जन के दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड में समस्याएं बहुत आ रही हैं। उनकी बीमारी बदल जा रही सर्टिफिकेट में, पैर से है आँख की बीमारी आ जा रही है। मानसिक दिव्यांग है तो उनकी बीमारी जो है वो
हाथ पैर किया जा रही है। इस तरह तमाम समस्याएं हैं। जिनका पहले से सर्टिफिकेट बना है 50% का, उनका दोबारा संशोधन के लिए डाल रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तमाम समस्याएं हैं। दूसरा ये है कि जो नया पोर्टल अपडेट हुआ है उसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सरेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तमाम समस्याएं हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच परीक्षा को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों की परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए थे उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दलील दी है कि इसका परिणाम 23 जून से पहले आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि नीट का रिजल्ट जिस दिन आया, वो रिजल्ट आना था 14 तारीख को, वो रिजल्ट आया 4 तारीख को, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे उससे पहले डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं, जैसे कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको जब क्लोज कर दिया गया, उसके 15 दिन बाद फिर 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया। उसके साथ साथ जो है पेपर लीकेज के वाक़यात हुए। पेपर लीकेज के बारे में बताया गया कि सिर्फ राजस्थान में हुआ। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब एक जगह पेपर लीक होता है तो वो वायरल होने में बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हुई। उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, आर्बिट्ररी एनटीए ने जो है उसके रिजल्ट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन रिट पिटिशंस आए कि उनको जो है टाइम लैप्स हुआ, और जो स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से रिट पिटिशन नहीं आ सकी उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी आर्बिट्ररी फैसला लिया गया। ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए हमने SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अब्दुल्ला फैज मैंने PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आज उसको ले लिया गया है, टेकअप किया गया है। और पहली तो चीज़, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि NTA के जो ग्रेवियंस सेल की तरफ से रिकमेंडेशन जो आए थे उसने NTA ने उसको विड्रॉ कर लिया है ग्रेस मार्क्स के ताल्लुक से, और कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स को टाइम लैप्स का कंप्लेन आया है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स के अलावा जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिए जाएंगे, और उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो फिर से री एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इन 1500 स्टूडेंट के अलावा दूसरे भी जो रिट पिटिशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, उन स्टूडेंट्स को भी जो है एग्ज़ाम लिखने का, री एग्ज़ाम लिखने का मौका दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। मगर इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो हाई कोर्ट को जाए और किसी किस्म का रिट पिटिशन फाइल करे। तो ये विंडो को ओपन कर दिया जाना चाहिए था, पर किया नहीं गया है। उसके साथ साथ हमने एक SIT भी डिमांड की है कि ये तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज हो रहे हैं इतने बड़े लेवल पे और इतने मुसलसिल तौर पे, उनके ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी सुप्रीम कोर्ट बनाए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी कल्प्रिट पाया जाता है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। थैंक यू वेरी मच। आज कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जो भी हमने इश्यूज रेज किए थे रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स को लेके, उसके लिए कोर्ट ने हमको ये आदेश दिया है कि कोर्ट ने NTA ने आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स जो है जिसको भी अवार्ड किए गए हैं वो सब दोबारा से इस एग्जाम में अपियर होंगे 23 जून को, और 30 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट ये जो यहाँ पर एनोमलिटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो आर्बिट्रेरली आपने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए थे, उसको कोर्ट ने हम एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वहाँ गलतियां थी, और NTA ने भी एक हिसाब से उसको एक्सेप्ट ही किया है कि हाँ कुछ गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए बोला है। और क्या इश्यूज आपने रेज किए थे? और उसके अलावा हमने इश्यूज किए थे, जैसे आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन रीओपन किया एक बार बंद होने के बाद, फिर दूसरा था पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोर्ट को संज्ञान लेना है, वो इश्यूज हमने रेज किए थे। तीसरा एक हमने SIT बनाने के लिए हमने एक और अपनी प्रेयर रखी है कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट ने बोला कि 8 जुलाई को केस लगा हुआ है, उसी दिन आपकी ये सारी रिपोर्ट, ये सारी सुन। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।